दोस्तों, आप सभी का लॉ सीखो के दैनिक समाचार विश्लेषण में आज के हमारे आर्टिकल देख लेते हैं। जो हमारा पहला आर्टिकल है ये हमारे एकेडमिक्स के बारे में है कि हमारे एकेडमिक जगत में कितने हमारे शिक्षकों को, हमारे विद्यार्थियों को स्वतंत्रता मिलती है, उसके बारे में ये बात करता है। क्योंकि हाल ही में एकेडमिक्स फ्रीडम इंडेक्स का रिपोर्ट आया है तो उसके अनुसार भारत की स्थिति इतनी अच्छी नहीं है। इसी बारे में हम एक विस्तृत चर्चा करेंगे। जो दूसरा आर्टिकल है ये मंडल रिपोर्ट के बारे में है कि सबसे पहले जो मंडल रिकमेंडेशंस आए वो बिहार में लागू किए गए। तो बिहार की जो ओबीसी कम्युनिटी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय है, उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, किस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा इनकी प्रगति देखने को मिली है, कौन से ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे अभी भी कार्य करने की आवश्यकता है। जो हमारा तीसरा आर्टिकल है वो बात करता है समलैंगिक विवाह के बारे में, सेम सेक्स मैरिज के बारे में। ये मामला अभी न्यायालय में लंबित है, अभी भी पेंडिंग है, तो इस बारे में हम थोड़ा सा जान लेंगे। अंत में हमारा न्यूज़ इन फ्लैश है जिनमें हम उन समाचारों के बारे में चर्चा करते हैं जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले लॉ सीखो कि ये कुछ कोर्सेज और पैकेजेस हैं। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेज, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। उसके अलावा लॉ सीखो कि ये और कुछ कोर्सेज है। इन सारे कोर्सेज की जानकारी आपको लॉ सीखो की वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आज का एमसीक्यू देख लेते हैं। गो इलेक्ट्रिक कैंपेन ये निम्न में से किस राज्य में शुरू किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश या ऑप्शन डी गोवा। जो भी आपका उत्तर हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आज का वर्णनात्मक प्रश्न भी देख लेते हैं। वह यह है कि हमारे मूल्य समलैंगिक विवाह को मान्यता नहीं देते हैं। भारतीय संदर्भ में यह कथन कितना सही है? एक आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। आपका उत्तर 250 शब्दों में लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला आर्टिकल है एकेडमिक स्वतंत्रता के बारे में, जो शैक्षणिक स्वतंत्रता के बारे में ये आर्टिकल है, तो ये समाचार में कैसे आया? जैसे मैंने एकदम स्टार्टिंग में आपको शुरू में ही बताया कि एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है उसका रिपोर्ट आया है और उसमें जो भारत का स्कोर है ये काफ़ी ख़राब है, क्योंकि ये नेगेटिव में स्कोर है, -0.352 हमारा स्कोर आया है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये स्कोर देखकर हमको याद आ जाती है वो पॉलिटिकल टेंशन और पुलिस ब्रुटलिटी जो जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी और जो जेएनयू में हुई है। यहाँ पर विद्यार्थियों और वहाँ के शिक्षकों पर भी लाठी चलाई गई थी पुलिस के द्वारा। उसके अलावा अगर हम अच्छे से इस रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं तो हमको पता चलता है कि मलेशिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, सोमालिया, यूक्रेन ये ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत से बेहतर परफॉर्म किया है। और अगर हम टॉपर्स की बात करें तो इसमें उरुग्वे और पुर्तगाल सबसे अच्छी स्वतंत्रता देने वाले देशों में शामिल हुए हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एकेडमिक फ्रीडम इंडेक्स ये है क्या। तो क्वांटिफाइज फ्रीडम ऑफ स्कॉलर टू डिस्कस। तो यहाँ पर जो स्कॉलर होते हैं उनको कितना फ्रीडम मिला हुआ है ये उसका एक मूल्यांकन करता है, उसे क्वांटिफाई करता है। तो यहाँ पर पॉलिटिकल और कल्चरल कंट्रोवर्शियल जो टॉपिक्स है उन पे कितना डिस्कशन करने की आज़ादी है ये पता लगाता है। उसके साथ में विथ इफेक्ट इसका फियरिंग लाइफ स्टडीज एंड प्रोफेशन। तो आपका जो लाइफ है, जो स्टडीज है और जो प्रोफेशन है, इस पर एक डर के रूप में तो ये डिस्कशन नहीं हो रही कि इन डर के कारण हो सकता है ये डिस्कशन लंबित किए जाए या इन पे बात नहीं की जाए, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। इसकी कुछ कंपोनेंट है वो जान लेते हैं। हम AFI से शॉर्ट में कहते हैं। तो इसके 8 कंपोनेंट हैं। पहला है फ्रीडम टू रिसर्च एंड टीच, तो अनुसंधान करना और पढ़ाने की कितनी स्वतंत्रता है। उसके साथ में एकेडमिक एक्सचेंज एंड डिसेमिनेशन, मतलब यहाँ पर जैसे आप सुनते हैं कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है, एक देश से दूसरे देश में बच्चे जाते हैं, सीखते हैं, उनके कल्चर के बारे में पता लगाते हैं, तो उसमें कितनी स्वतंत्रता है। जो तीसरा है वो है इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कि आपके जो संस्थान हैं उनमें कितनी स्वतंत्रता है। कैंपस इंटीग्रिटी, मतलब यहाँ पे आपके जो कैंपसेस है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के कैंपसेस है, उनमें कितनी इंटीग्रिटी है, कितने उनके मूल्य बने हुए हैं। उसके साथ में फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाली बात हो गई कि आप अपने आप को कितने स्वतंत्र तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, तो संवैधानिक कितना प्रोटेक्शन मिला है आपको आपके एकेडमिक फ्रीडम को लेकर। उसके साथ में इंटरनेशनल लीगल कमिटमेंट टू एकेडमिक फ्रीडम अंडर
इंटरनेशनल कोविनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये कन्वेंशन है। तो इस कन्वेंशन के अंदर आपको कितना एकेडमिक फ्रीडम मिला हुआ है, जितना आपने लीगल कमिटमेंट एक इंटरनेशनल लेवल पे करे हैं उसके तुलना में। उसके साथ में एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्सिटीज़ की, आपके यहाँ पे कितने विश्वविद्यालय है। तो इन मानकों में अगर हम देखें तो इंस्टीट्यूशनल ऑटोनॉमी, कैंपस इंटीग्रिटी, फ्रीडम ऑफ एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सप्रेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू एकेडमिक फ्रीडम, इन 4 बिंदुओं पर भारत का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा खराब रहा, राइटर बताते हैं। यहाँ पे अगर क्लेम, अभी अभी हमारे देश में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो उसमें कुछ क्लेम किए गए। ठीक है, जो सबसे पहला ये था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, ये क्रिएटिविटी और क्रिटिकल थिंकिंग के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। तो उसके साथ में एक है कि इन्वेशंस एंड एजुकेशनल सिस्टम दैट इज़ फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल एंड एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। तो इसमें ये दावे किए गए कि हाँ, ये क्रिएटिविटी पे बेस है, ये क्रिटिकल थिंकिंग पे बेस है, इसमें कोई भी पॉलिटिकल या एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की बात नहीं की गई है। फैकल्टी को ये स्वतंत्रता दी जाएंगी कि वो अपना करिकुलम खुद ही डिसाइड करे, अपनी पेडागोजी, जो शिक्षा देने की पद्धति, जो पढ़ाने की पद्धति, वो खुद ही तय करे और खुद ही अपना जो एक फ्रेमवर्क है वो बनाए। अगर वो अप्रूवल के अंदर हो तो उसे वैसी परमिशन दी जाएंगी। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की बात की गई है। लेकिन हम एक और देखते हैं तो वहाँ पर हम एक जो इंटरनेशनल लेवल का जो एक सूचकांक बनता है, इंडेक्स बनता है, उसमें हमारा काफ़ी ज़्यादा खराब परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पे सजेस्ट क्या किया गया है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूट करिए एक बॉडी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन करके, NRF करके, एंड गवर्न इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से स्वतंत्रता इसे मिली होनी चाहिए, यहाँ पे गवर्नमेंट का लिस्ट इंटरफेरेंस होना चाहिए। तो एक ऐसी बॉडी गवर्न कीजिए जो ये सारी चीज़ों का ध्यान दे। तो यहाँ पर एक लक्ष्य, एक एम ये होना चाहिए कि यहाँ पर डी ब्यूरोक्रेटाइज इसको करने की ज़रूरत है, मतलब ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस कम से कम करने की ज़रूरत है। गिविंग देम गवर्निंग पावर, तो यहाँ पे गवर्निंग पावर देने की यहाँ पे आवश्यकता है। तो ब्रॉड कंपैरिजन एकेडमिशियंस एंड रिड्यूस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, तो यहाँ पे जो हमारे एकेडमिशियंस है, जो हमारे प्रोफेसर्स है, जो हमारे शिक्षक है, उन्हें ज़्यादा एक स्वतंत्रता दी जाए। उसके साथ में जो पॉलिटिकल, जो राजनीतिक हस्तक्षेप है वो कम से कम किया जाए। तो चलिए, जो हमारा दूसरा आर्टिकल है, लोअर कास्ट इन बिहार, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पावर। तो मंडल कमीशन आया, उसके बाद में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन अगर हम बिहार के बारे में बात करें तो ये फर्स्ट लेबोरेटरी से राइटर ने बताया है कि जहां पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का काम किया गया और ओबीसी के लिए कुछ इम्प्लीमेंटेशन, कुछ रिजर्वेशन लाने की और कार्यक्रम चलाने की बात की गई। तो इनिशिएटेड रिजर्वेशन पॉलिसी इन 1970s अंडर कर्पूरी ठाकुर एंड बीपी मंडल। तो कर्पूरी ठाकुर और बीपी मंडल के देख रेख में रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो यहाँ पे 1970 में ही लाई गई। तो करंट स्टेटस अगर हम जान ले कि 1970 आने के बाद में आज करीब 50 साल होने में आए हैं, तो कितना प्रभाव पड़ा हम वो जान लेते हैं। तो अभी की स्थिति क्या है, सबसे पहले दे है वो पॉलिटिकल पावर। तो ओबीसी जो कम्युनिटी उनके पास में पॉलिटिकल पावर है। उदाहरण दिया है कि 1995 के इलेक्शन हम देख ले, 95 के इलेक्शन देख ले, तो वहाँ पे ओबीसी व 44% ऑफ एमएलएस, जिसमें 26% जो थे वो यादव समुदाय से आए थे। 2000 के इलेक्शन देखे तो उसमें ये आंकड़ा 6% से और बढ़ के 50% पे आ गया। और जो अपर कास्ट है एमएलएस, वो उनका नंबर 13% पे आ गया। तो पॉलिटिकल पावर तो ओबीसी कम्युनिटी ने यहाँ पर गेन करी है। लेकिन राइटर बताते हैं कि बट इकोनॉमिक सरप्लस एंड ब्यूरोक्रेटिक रूल रिमेन्स विथ अपर कास्ट। तो यहाँ पर आर्थिक रूप से और जो आपकी ब्यूरोक्रेसी है उसमें अभी भी डोमिनेंस जो है वो अपर कास्ट का ही दिखता है। तो वो कैसे, हम कुछ आंकड़े और देख लेते हैं कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे IHDS 2011-12 का जो है रिपोर्ट, इस सर्वे में ये बताया गया है कि 10% ऑफ यादव, 9% ऑफ कुर्मीस, 8-9% ऑफ पासवान एंड 7.7% ऑफ जाटव्स हैड जॉब। तो यहाँ पर अगर जॉब की बात की जाए तो इनका नंबर्स काफ़ी ज़्यादा कम है, 10 या इससे अंदर ही सीमित है। उसके साथ में अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें तो ब्राह्मण समुदाय से अगर हम देखें तो 28,093 रुपये इनका पर कैपिटा इनकम है। वही यादव्स का देखी जाए तो ये करीब 12,314 के पास में है।
उसके साथ में अगर हम शिक्षा की दृष्टि से देखें तो ब्राह्मण्स टॉप द परसेंटेज ऑफ ग्रेजुएट्स दैट इज 7.4% एज कम्पेयर टू यादव 3%। तो यहाँ पर ब्राह्मण का जो ग्रेजुएट परसेंट है वो 7.4% है, और वही यादव का अगर जो ओबीसी सबसे डोमिनेंट कम्युनिटी मानी जाती है बिहार में, उनका 3% है। उसके साथ में अपर कास्ट कंट्रोल मोस्ट लैंड इन रूरल सोसाइटी। तो रूरल सोसाइटी की अगर हम देखिए बात करें तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लैंड होल्डिंग है वो भी अपर कास्ट की देखने को मिलती है। भूमि आर सेट हाइएस्ट पर कैपिटल लैंड दैट इज 0.56 एकर्स। उसके साथ में 74% ऑफ आईएएस फ्रॉम बिहार वर फ्रॉम अपर कास्ट। तो अपर कास्ट जिन्हें हम माना जाता है कि संख्या की दृष्टि में इतने बड़ा नहीं है अपर कास्ट, उसके बावजूद 75% रिप्रेजेंटेशन जो है आईएएस ऑफिसर्स में वो अपर कास्ट से आता है। वही ओबीसी और एससी की बात करें तो ओबीसी में ये 11% है और एससी में ये करीब 3% के पास में है। तो हमारा अगला जो आर्टिकल है ये सेम सेक्स मैरिज के बारे में है, समलैंगिक विवाह के बारे में है। तो ये कैसे चर्चा में आया, तो अभी 3 कपल है, उन्होंने रिट फाइल करी है दिल्ली हाई कोर्ट में और केरला हाई कोर्ट में। उन्होंने बात की है कि हमको जो एक अधिकार नहीं मिला है शादी करने का, ये हमारे संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन करता है। और इसी सुनवाई में ये सुनने को मिला था कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने कहा था कि सेम सेक्स मैरिज समलैंगिक विवाह जो है वो हमारे भारतीय मूल्यों में नहीं बैठता है और उसके अगेंस्ट जाता है। तो जैसे आपको पता होगा नवतेज सिंह जोहर एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यहाँ पर बात की गई है 377 जो था कि आप होमोसेक्सुअलिटी को यहाँ पर डिक्रिमिनलाइज करा। होमोसेक्सुअलिटी को एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था, तो इस पर्टिकुलर केस में होमोसेक्सुअलिटी को आप डिक्रिमिनलाइज किया गया और सेम सेक्स कपल साथ में रह सकते हैं, उनमें फिजिकल रिलेशन हो सकता है, इसे परमिशन मिली है। तो सेम सेक्स मैरिज एंड इंडियन वैल्यूज, अब जैसे कि सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इंडियन वैल्यूज के अगेंस्ट जाता है, तो हम जान लेते हैं कि हमारा क्या कहते हैं हमारे भारतीय मूल्य, भारतीय परिदृश्य में हम इसको पराकाष्ठा में हम इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अगर हम बुक की बात करें लव्स राइट की, तो इसमें कहा गया है जो कि है सेम सेक्स इन मॉडर्न इंडिया, 2005 में एक किताब आई थी। तो इसमें काफ़ी लोगों से बात की गई, काफ़ी उदाहरण जुटाए गए। तो इसमें पता चला कि जो मोस्ट ऑफ द कपल्स थे वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग बैकग्राउंड से आते थे और लोअर इनकम ग्रुप बैकग्राउंड से आते थे। मतलब ऐसा माना जाता है कि जो समलैंगिक संबंध है वो केवल मेट्रो सिटीज़ में ही देखने को मिलते हैं, केवल वहाँ के कल्चर में देखने को मिलते हैं। लेकिन राइटर बताते हैं कि इस पुस्तक के अनुसार उनका जो स्टडी हुआ था उसमें मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं वो नॉन इंग्लिश स्पीकिंग और एक लोअर इनकम, एक मिडिल क्लास ग्रुप से ही आते थे। उसके साथ में इन लोगों ने शादी करी रिलीजियस रिचुअल से, या इन्होंने साथ में मिलकर खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली। दे केम फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया और रिलीजन एंड क्लास। तो इसके साथ में इन्होंने ये भी बताया है, इस किताब से इन्हें ये भी पता चलता है कि जितने भी ये कपल्स हैं ये अलग अलग भारत के भागों से आए हैं। ऐसा नहीं कि केवल एक या इक्का दुक्का जगह से है, ये इस भारत के अलग अलग कोने से आए हैं और इसमें काफ़ी अलग अलग रिलीजन और क्लास के भी लोग हैं। तो इनमें से जो मोस्ट ऑफ द लोग हैं, जो जितनी की इनकी स्टडी करी, उन्होंने कभी गे या लेस्बियन वर्ड सुना ही नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप इसके बारे में सुनते हो और आप फिर वैसे बन जाते हो। यहाँ पर दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस, ये बताने की राइटर ने कोशिश की है। तो अगर हम थोड़ा जान ले कि जो हमारा सेक्शन 377 था आईपीसी का, उसको डिक्रिमिनलाइज किया गया। तो यहाँ पर सेम सेक्स के बीच में अगर कोई फिजिकल रिलेशन बनता है तो इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। तो 1860 में जब हमारा इंडियन पीनल कोड आया, उस टाइम पे सेक्शन 377 आया और इसे एक क्रिमिनल ऑफेंस माना गया। उसके बाद में 1860 से लेकर 2000 तक, 2001 में जाकर नास फाउंडेशन जो है उन्होंने 377 को चैलेंज किया और उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 2003 में इस पिटीशन को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के बोलने पे उन्होंने इस पिटीशन को वापस रिकंसिडर करा। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने 2009 में इसके स्ट्राइक डाउन कर दिया, 377 को उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर दिया, डिक्रिमिनलाइज मान लिया। फिर 2013 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, तो 2013 में इसमें निर्णय आया
कि जो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय दिया गया है वो गलत है और इसे वापस क्रिमिनलाइज कर दिया गया। उसके बाद में 2014 में शशि थरूर द्वारा लोकसभा में एक बिल लाया गया होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज करने के लिए, लेकिन वो पास नहीं हो पाया और वो रिजेक्ट हो गया क्योंकि उस टाइम जो रूलिंग गवर्नमेंट थी वो उनके फेवर में नहीं थी। उसके बाद में 2016 में 5 पिटिशनर चैलेंज 377 बिफोर एससी, तो 2016 में इसे पुनः चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। उसके बाद में 2017 में एससी रिकॉग्नाइजेस फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी, तो यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी के अंडर आप किससे फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं, आपका सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, यह आपका एकदम पर्सनल विषय है और इस बारे में किसी का भी दखलंदाजी नहीं हो सकती और यहाँ पे आपको एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है। तो इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया 2018 में सेक्शन 377 को। उसके बाद में अगर हम देखें कि अगर हम थोड़े एंशिएंट टाइम में जाए तो कथा सरिस्ता सगरा एक संस्कृत टेक्स्ट है जो कि 11वीं सेंचुरी में आया था। तो यहाँ पे उन्होंने एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करी है क्रॉस क्लास और क्रॉस कास्ट कपल्स के बारे में जो कि मैरी करते हैं। तो ये जो उदाहरण है हम समझ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन जो है हमें मिलता है कि 1993 में पहला कपल था जिन्होंने इंडियन हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से शादी करी थी। तो जब राइटर ने इनसे बात करी, किताब जब वो लिख रही थी तब उन्होंने बात करी प्रिस्ट से, जो पंडित होते हैं और जो स्वामी होती है, तो उन्होंने कहा था कि जो शादी होती है ये आत्मा का मिलन है, ये स्पिरिट का मिलन है, यहाँ पर जेंडर की कोई बात नहीं होती है। तो दिस इज यूनियन ऑफ आत्मा। तो यहाँ पर वो अलग अलग लिंग के हैं या एक ही लिंग के हैं तो इसका कोई सवाल उठता ही नहीं है। दूसरी कंट्रीज की अगर हम बात कर ले तो डिमांड फॉर मैरिज इक्वालिटी केम फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल एंड नॉट फ्रॉम एलजीबीटी कम्युनिटी। तो यहाँ पे एलजीबीटी कम्युनिटी मूवमेंट से नहीं आई है शादी की, जो सेम सेक्स शादी की बात होती है, ये अलग अलग जो ऑर्डिनरी पीपल है, हमारे आपके जैसे जो लोग हैं, उनकी तरफ से ये डिमांड आई है। उसके साथ में 1971 में फर्स्ट सेम सेक्स मैरिज वॉज रजिस्टर्ड इन यूएस जैक बेकर एंड माइकल मैककॉनेल के द्वारा। तो ये 50 साल से साथ में रह रहे। तो हमारा भी वे फॉर्मेट क्या हो सकता है, तो जॉइंट डेमोक्रेसीज रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिज फॉर अनफॉर्म एप्लीकेशन। तो यहाँ पर जैसे कि कई देश ने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करा है, भारत को भी इस और कदम उठाना चाहिए, राइटर बताती है। तो हमारा न्यूज़ इन फ्लैश देख लेते हैं आज, जो कि है गो इलेक्ट्रिक कैंपेन के बारे में। तो ये जो गो इलेक्ट्रिक कैंपेन है ये आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है। यहाँ पर उन्होंने बात की गई है कि हम 400 चार्जिंग स्टेशंस अक्रॉस द स्टेट हम फर्स्ट फेज में इंस्टॉल करेंगे और टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टमेंट टू द सेक्टर। तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेक्टर है इसको अट्रैक्ट करने के लिए उन्होंने इसका एक जो ज़रूरी कदम है ये उठाया है। ये वैसे बहुत अच्छी बात है कि हम पेट्रोल से जल्द से जल्द या हम डीजल से जल्द से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल के और अगर स्विच करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अ चार्जिंग स्टेशन वुड बी स्टेब्लिश्ड इन एवरी 25 किलोमीटर अलॉन्ग नेशनल हाईवेज। तो जो राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवेज है, उसके हर 25 किलोमीटर पे एक चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने का इनका प्लान है। तो दिस कैंपेन वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय AP आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन। तो ये जो कैंपेन है ऑर्गेनाइज किया गया है आंध्र प्रदेश स्टेट एनर्जी कंजर्वेशन मिशन के द्वारा। तो चलिए आज का जो विश्लेषण है वो यही समाप्त होता है। मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।